इवनिंग सभी को। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा इस तरह से आप लोग का क्लास लेना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोगों का जो डे 7 का प्लान है वो डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन प्लान। तो डिस्कशन प्लान में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए डे 6 क्वेश्चन डिस्कशन जो है करेंगे। जो डे 6 में क्वेश्चन कल जो हम लोग किए थे वो उसका हम लोग जो क्वेश्चन आप लोग को दिए थे उसका डिस्कशन। डे 6 क्वेश्चन का एनालिसिस जो दिए थे वो क्वेश्चन कुछ मतलब कि जैसे है कि हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसमें हम लोग पॉइंट फॉर्म में आपको डिस्कस करेंगे। आज पॉइंट फॉर्म में एक बार हम बस आइडिया दे देंगे आपको कि जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से हम लोग डे 7 का टारगेट देंगे आपको। क्वेश्चंस का 3 क्वेश्चंस है हम लोग के पास। 3 क्वेश्चंस जो है आपको देंगे, उसको आप जो है कल तक आप बना के भेज दीजिएगा। आप अपना जो है आप क्वेश्चन लिख के टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो चैनल है उस पर भेज देंगे ताकि हम लोग उसको एनालिसिस कर सकेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग स्टैट्स क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो स्टैट्स में क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक, उसको देखेंगे कि कौन सा हम लोग टारगेट देंगे, उसको आप लोग बनाएंगे और बाद में हम लोग उसको जो ग्रुप में जो है आपको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे स्टैट्स पोर्शन में जो है उसको हम लोग अपलोड करेंगे। और लास्ट आता है 1 आर्टिकल करंट अफेयर्स न्यूज़ जो है हम लोग का, कि करंट अफेयर्स का न्यूज रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा में है, जिसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के डे प्लान में। 6 क्वेश्चन जो डिस्कशन है उससे संबंधित हम लोग आज जो है देखेंगे। तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को जो दिए थे, वुमेन फ्रॉम बिहार फॉर्मेशन ऑफ बिहार। देखिए वुमेन फ्रॉम बिहार, फॉर्मेशन ऑफ बिहार एंड रोल ऑफ श्री कृष्ण सिंह। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग को दिए थे, जिस पे क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन था आपको 38 मार्क्स का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था रोल ऑफ श्री कृष्ण सिंह इन डेवलपमेंट इन बिहार। आप 38 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसको भी लिखेंगे। आपको 8 मार्क्स में यदि आपको कन्वर्ट करना पड़े तो वो भी आप अपना बाद में कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डे 6 का जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग देते हैं, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बिहार। बिहार का गठन किस कारण हुआ। ठीक, तो ये अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार का जो है फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। Towards the end of 12th century, there was several Buddha Vihar in and around areas of उदानपुरी। उदानपुरी कहाँ है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। नक्शा पे है, पढ़ लेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उदानपुरी कहाँ है। दिस लेड टू द नोमेनक्लेचर ऑफ बिहार विच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम गॉट करप्टेड टू बिहार। बिहार इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया विच कुड बी प्राउड ऑफ इट्स एंशियंट कल्चरल। देखिए कर्मभूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि of the great saints of Hinduism, Jainism and Buddhism. Places like नालंदा, पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरी, सब जो प्लेसेस है आपको किसी ना किसी तरीके से बुद्धिज्म या जैनिज्म से कनेक्टेड थे। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न बिहार बता रहा है। विहार वर्ड जो है विहार से जो है आपका बिहार बना हुआ है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा विहार जो है बुद्धिज्म से संबंधित है और जैनिज्म से थोड़ा बहुत संबंधित है। ठीक, तो वहाँ से जो है बिहार का विहार से बिहार बना हुआ है। विद द डिस्कशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द प्राइड ऑफ बिहार रिसीडेड एज वेल, बट विद द राइज ऑफ पाला द प्राइड ऑफ पाटलिपुत्रा वाज वंस अगेन रीस्टोर्ड। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में फॉल हुआ, फिर से उसके बाद से पाला डायनेस्टी में फिर से राइज हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11th सेंचुरी बिहार वाज विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल 11th सेंचुरी बिहार वाज विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल डिसोल्यूशन। ठीक है, गया, भागलपुर, रोहतास डिक्लेयर देमसेल्फ एज सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बख्तियार खिलजी रिप्ड आउट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पॉलिटिकल डिजाइन एंड कनकर्ड इंटायर बिहार बाई बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। देखिए हम लोग चालू किए एंशियंट से चालू किए, उसके बाद से हम लोग अभी मिडिवल में एंटर किए। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग मॉडर्न की तरफ इंटर करेंगे।
ठीक। तो हम लोग जो है कि टॉपिक वाइज टाइम लाइन वाइज इंटर कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। इन 1575 to 1576 अकबर इंक्लूडेड बिहार इन हिज एम्पायर। Later in 1733 बिहार was considered as a part of Bengal by the later Mughals। ठीक, देखिए बैकवर्ड इशू, ब्रिटिश पेड अटेंशन ऑन बिहार इन कंपेरिजन टू बंगाल, देयरफॉर द कॉज ग्रेटर कंसर्न एमंग पीपल ऑफ बिहार। इन 1819 वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल सच्चिदानंद सिन्हा, एक नाम याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम, ठीक है। और आप लोग याद रखें, विच वन टू इंग्लैंड देयर वाज नन फ्रॉम बिहार इन द कंटेम्प्रोरी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये सारे जो है आप लोग नाम जो है याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा से रिटर्न बैक फ्रॉम इंग्लैंड इन 1893 एंड द हेल्प ऑफ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लाइक महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, ही स्टार्टेड पब्लिशिंग ए न्यूज़पेपर इन जनवरी। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे जो है मॉडर्न में हम लोग एंट्री कर लिए, देख रहे हैं आप लोग। ठीक, तो आप जो है लिखते हुए, ठीक, एंशिएंट मिडिवल डेवलपमेंट इन, टॉपिक जो दीजिएगा डेवलपमेंट इन एंशिएंट, डेवलपमेंट इन मिडिवल, ठीक, एंड डेवलपमेंट इन मॉडर्न, इस तरह से 3 टॉपिक बनाइए और 3 टॉपिक में आप लोग सेपरेट करते जाइए, इसको लिखते जाइएगा। द एफर्ट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार एज ए स्टेट वर स्ट्रेंथेंड विद द पीपल लाइक ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम एंड अदर्स हु ज्वाइन डॉक्टर सिन्हा एज हिज एसोसिएट्स। बिहार रीजनल असेंबली 1908-9 में ऑर्गेनाइज हुआ। 1910 में मोरले मिंटो रिसोर्ट में इलेक्शन वर हेल्ड ड्यूरिंग सच्चिदानंद सिन्हा वाज नॉमिनेटेड। ठीक, तो देखिए ये चीज़ हम बोलेंगे, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ठीक, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये सब नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके जो ये नाम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जब आप एक बार जो याद कर लीजिएगा तो इन लोगों का नाम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, उसके बाद से आपको सीडीएम में, तो अलग अलग जगह पे भी इन लोगों का नाम आते रहेगा। तो एक बार यदि आप लोग नाम याद कर लेते हैं तो आप सब जगह इनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो नाम को याद कर लेंगे, हाँ टफ है लेकिन याद करना असंभव नहीं है। अब नेक्स्ट, इन दिस कैपेसिटी ही वंस अगेन स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट ऑन इशू ऑफ सेपरेट स्टेटहुड ऑफ बिहार, सेपरेट स्टेटहुड ऑफ बिहार। अली इमाम वाज द लॉ मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल हैड वीकेंड द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अपीज द मॉडरेट्स वांटेड टू रिजेक्ट बंगाल डिवीजन, जो आपको है कि बंगाल डिवीजन को रिजेक्ट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम दे वेंट टू द इन्फोर्स द डिवीजन ऑफ कीपिंग बिहार इन माइंड ऑन अक्टूबर 12 दिसंबर 1911 ए रॉयल कोर्ट वॉज held where the emperor declared formation of new state consisting of बिहार एंड उड़ीसा। उस समय जो था आपको बिहार एंड उड़ीसा साथ में अलग हुआ, मतलब ये एक एंटिटी थे। पहले बंगाल था, तो बंगाल में आपको जो है बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ठीक है। तो पहले जो है बिहार और बंगाल, पहले बंगाल और बिहार प्लस उड़ीसा अलग हुए, फिर उसके बाद से विच लेड टू आपको उड़ीसा जो है उसके बाद से बिहार से अलग हो गया। तो आपको 3 जो है बंगाल, ठीक, बिहार और उड़ीसा, ठीक। बाद में जो है बंगाल आपको आज़ादी के समय में 1947 के बाद से जो है आपको बंगाल जो है आपको ईस्ट एंड वेस्ट में बट गया, ईस्ट एंड वेस्ट, जो तो तब अब हम लोग जो जानते हैं वेस्ट बंगाल के नाम से, और ईस्ट बंगाल जो है वो आपको क्या बन गया, अभी का वर्तमान बांग्लादेश बन गया, और वेस्ट बंगाल हम लोगों का वेस्ट है, इसीलिए इसका नाम जो है बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल आपको बांग्लादेश बन गया, ठीक। ये सारा जो चीज़ें हैं आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल क्यों है। तो अब आते हैं हम लोग, बिहार एंड उड़ीसा रिमेन टुगेदर टिल 31 मार्च 1938। देखिए 1936 तक जो है दोनों साथ रहे। 31 अप्रैल 1936 को ए सेपरेट स्टेट उड़ीसा वाज कार्ड आउट और सेपरेटिंग सर्टेन पोर्शंस फ्रॉम बिहार, द रेस्ट रिमेन इन बिहार। इन 19 स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड लिंग्विस्टिक बेसिस जो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हुए, बट बिहार मैनेज टू कीप इट्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी।
ठीक, जो बिहार है अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो है कीप रखा अपना। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द लास्ट डिवीजन ऑफ बिहार वाज डन ऑन 15 नवंबर 2000 व्हेन झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार एंड वाज डिक्लेयर 28th स्टेट ऑफ बिहार। ठीक, तो एक चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोग कैसे इसमें लिखेंगे ताकि आप लोगों को, तो थोड़ा सा देखिए बता देता हूँ। देखिए एक वर्क फ्लो डायग्राम भी बना लेंगे आप लोग कि देखिए पहले बंगाल दो भागों में बना, कौन कौन सा, ईस्ट प्लस वेस्ट बंगाल, और यहाँ से आपको बंगाल ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार प्लस उड़ीसा। ठीक, अब उसके बाद से आता है ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल जो है उसको बांग्लादेश बना, और वेस्ट बंगाल जो है वेस्ट बंगाल रह गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बिहार प्लस उड़ीसा जो है, बिहार आपको ये साथ में दोनों एंटिटी थे, तो अब बिहार प्लस इससे अलग हो गया झारखंड। तो इस तरह से आप लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ बिहार दिखा सकते हैं। और इसमें और भी अच्छी बात होगी कि आप डेट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कब कौन सा जो है बांग्लादेश कब बना, वेस्ट बंगाल कब बना, ठीक है, बिहार कब बना, झारखंड कब बना, ठीक है, उड़ीसा आपको कब बना। तो ये सारा का सारा जो है अपडेट के साथ एक माइंड मैप वहाँ भी लिख सकते हैं। और हम लोग जैसा कि डिस्कस किए थे आपको कि आप 3 मतलब टॉपिक में लिखेंगे, 3 टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ बिहार इन एंशिएंट पीरियड, ठीक, उसके बारे में बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में लिखेंगे, ये फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। उसी तरह से डेवलपमेंट इन मिडिवल पीरियड, ठीक, तीसरा जो होगा। अब उसके बाद से आप लोग वर्क फ्लो बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ बिहार टॉपिक देंगे, और इस तरह से जैसे मैंने बनाया है ये आप लोग एग्ज़ाम में अपने बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इनोवेटिव वे से आप दिखा सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं वुमेन फ्रॉम बिहार इन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। तो देखिए बिहार प्रोड्यूस्ड न्यूमरस वुमेन ड्यूरिंग द Indian independence movement who, notwithstanding the threat to their lives, exhausted themselves to ensure active participation of women folk and proved to the catalyst for such inspiration। ठीक है, सच इंस्पिरेशन जो है वहाँ वुमेन्स का इंस्पिरेशन के कारण जो है कि वुमेन जो है अपने पार्टिसिपेट की इंडियन स्ट्रगल में। तो देखिए आप लोग जो है टॉपिक बनाएंगे वुमेन इन चंपारण मूवमेंट, वुमेन इन एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट टॉपिक देंगे, ठीक है। तीसरा जो है वुमेन इन सीडीएम, ठीक है, वुमेन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 4 टॉपिक देंगे और 4 अलग अलग जगहों पे वुमेन का डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से आपके 4 पॉइंट्स जो है यहाँ से बनेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं right from the beginning of the 20th century and especially after the movement against Bengal division, women started to get themselves associated with the independence movement. After the Gandhiji's arrival of Bihar in 1917, there was a steep increase in the consciousness of the women in Bihar। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं कि चंपारण मूवमेंट 1917 से चालू हुआ था, वहाँ से आप लोग चालू करेंगे वुमेन का पार्टिसिपेशन और डिस्कस करते जाएंगे आगे। बाय 1919 इंस्पायर मोटिवेटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन लाइक कस्तूरबा गांधी, ठीक है, सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी। देखिए नाम बहुत सारे हैं, नाम याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक तो मेंस में आपको लिखना है तो आपको याद करना पड़ेगा, प्लस प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन लोगों के पूछे जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक वन टाइम जो है आप लोगों का मेहनत रहेगा कि ये याद नाम जो है कस्तूरबा गांधी, सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। इन अक्टूबर 1921 सरला देवी अपील्ड
द स्टूडेंट्स टू विथड्रॉ देयर एडमिशन फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेज से जो है विथड्रॉ करने की बात उनके द्वारा बोली गई। श्रीमती सावित्री देवी हैड लेड द प्रोसेसन बॉय कटिंग द अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए जैसे ही कि आप लिखिएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर से उसके बाद से एनसीएम के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सर सावित्री देवी का लीडर्स लाइक श्रीमती सीसी दास और उर्मिला देवी वर आल्सो वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनका भी नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद से आते हैं, देखिए सील्ड सीवन मूवमेंट इन कर्सर्ड वुमेन फ्रॉम इलाइट फैमिलीज टू इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इन ब्रेकिंग द साल्ट एक्ट। साल्ट एक्ट सीडीएम में हम लोग आ गए हैं आपको, ठीक। तो सीडीएम में इन लोगों का रोल जो है लिख सकते हैं आप लोग। संथाल परगना वाइलेट टू श्रीमती सैलबाई राय। जैसे देखिए संथाल परगना हम लोग का बिहार जो है उस समय झारखंड बिहार में हुआ करता था, तो वो उसके पार्ट को नहीं छोड़ेंगे, वो भी लिखेंगे। उसके बाद से श्रीमती साधना देवी अरेस्टेड एंड गिवन इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 months एट दिस क्रेडिट फॉर सक्सेस इन डोमेस्टेटिंग सत्याग्रह बिफोर शॉप ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स गोज टू द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। द एंटायर रेन ऑफ द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह वॉज द हैंड्स ऑफ श्रीमती हसन इमाम। देखिए हसन इमाम का नाम फिर से आ गया, ठीक। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना हैड टू डिप्यूट लेडी पुलिस। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट बात है कि जी देखिए वुमेन लोगों का इतना अच्छा से मतलब कि पार्टिसिपेशन चालू हो गया था, जिसके कारण कि जो है कि अब ब्रिटिशर्स को वुमेन लेडी भी पुलिस में शामिल करना पड़ा उन लोगों को, कि डिप्यूट वुमेन लेडी पुलिस इन ह्यूज नंबर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ वुमेन एट दिस टाइम, ठीक है। देखिए वुमेन लेडी पुलिस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया कि हाँ मुस्लिम, उसके साथ साथ आपको मुस्लिम वुमेन फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली इन मुंगेर श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर, नाम याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुंगेर से लड़ी थी। एबेंडन द पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है बुर्का पहनते हैं उनके एबेंडन मतलब छोड़ दी। वन राम स्वरूप देवी थी। वेंट टू सेवरल विलेज एंड अपील पीपल टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट टू विच सी वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द भागलपुर जेल। देखिए वुमेन पार्टिसिपेशन इतना अच्छा था। देखिए कुछ नाम ये आप लोग याद रखिए ताकि जो है कि ये आप लोग एग्जाम में अच्छे से आप लोग इन लोगों का योगदान लिख पाएंगे। देखिए ना इन मार्च 1931 श्रीमती कुसुम देवी एड्रेस्ड ए पब्लिक गैदरिंग वेयर सी प्रोवोक्ड द यूथ्स अगेंस्ट द मार्टियरडम ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स जो है कवर किया गया। ऑन 26 जनवरी 1937 वुमेन वर अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे इन पटना, विच ऑल्सो इंक्लूडेड राजवंशी देवी वाइफ ऑफ राजेंद्र प्रसाद एंड चंद्रवती देवी। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम जो था राजवंशी देवी, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद से आते हैं हम लोग, देखिए 1942 में हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक। अब स्पेशली दोज फ्रॉम द स्पिनिंग व्हील कमेटी, स्पिनिंग व्हील कमेटी जो है, ठीक, जो चरखा चलाते थे वो कमेटी चरखा समिति नाम भी दिया हुआ है, ट्राइड टू इंसेंस द फ्लेम ऑफ अगस्त क्रांति, ठीक। जैसे देखिए अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का चालू हुआ था, तो वहाँ पे मेक इट कम्प्रिहेंसिवली वाइड स्प्रेड ए ह्यूज प्रोसेसन वॉज टेकन आउट by women in Patna which was led by श्रीमती भागवती देवी सिस्टर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र। देखिए पत्नी तो साथ में थे ही, अब सिस्टर भी जो है उनकी भागवती देवी जो है उनकी सिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी, ठीक। और खुद पार्टिसिपेट तो करते ही थे। तो देखिए एक फैमिली कितना राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फैमिली जो है पूरी की पूरी तरह से जो आपको इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो देखिए कितना बड़ा नाम है कि बिहार से पूरा इंडिया लेवल पे जो है ये लोग अपना पार्टिसिपेट किए थे। हाउएवर सी वाज वंस अगेन अरेस्टेड व्हेन सी वाज एड्रेस्ड ए पब्लिक गैदरिंग ऑन 14 अगस्त। श्रीमती माया देवी फ्रॉम बीपुर इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। श्रीमती जिरियावती देवी वाइल ऑफ श्री नरसिंह गोप ऑफ वाइफ ऑफ श्री नरसिंह गोप ऑफ गोविंदपुर शॉट एट ए पुलिसमैन, ठीक। शांति देवी प्रिसाइडेड ओवर ए ह्यूज कंग्लोमरेट ऑफ पीपल एट छपरा, ठीक। तो देखिए कितना अच्छे से मतलब सरस्वती शारदा एंड टू सिस्टर शारदा एंड सरस्वती वर वेंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर 14 and 11, मतलब कितनी बड़ी बात है कि देखिए फैमिली चलाते चलाते ये लोग अपना जो है आपको इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी भाग लिए और वहाँ से जेल भी गए।
तो ये कितना मतलब कि बड़ी सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक, इन संथाल परगना वाइफ ऑफ हरिहर मिर्दा वाज शॉट एट प्यारी देवी ऑफ गया वाज अरेस्टेड सेंट टू जेल ऑन द चार्ज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मन वेयर सी डाइड। तो देखिए कितना मतलब कि अच्छी बात है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा है। अनगिनत नाम है, आप लोग इम्पोर्टेंट जो नाम है आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में उसको बारे में लिख लीजिएगा। मेनी वुमेन इन मुंगेर टू पार्टिसिपेटेड विथ फील फिगर टू दिस इवोल्यूशन। मेनी वुमेन वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन रुहियार विलेज। ठीक, अंडर द चौहान पुलिस स्टेशन इन सेप्टेम्बर 1942 द रेंज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ पलामू वाज इन हैंड्स ऑफ कुमारी आरसी दत्त दास सक्सेसफुली मैनेज टू ऑर्गेनाइज द। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि वुमेन को द्वारा जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा रहा, और आप लोग उसको टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग जैसा कि पूर्व में भी मतलब बहुत सारे आप बिहार का जो है नक्शा बना सकते हैं, ठीक है। नक्शा बना के उसको मतलब जगह वाइज, उस समय झारखंड भी इंक्लूडेड था, ठीक। तो उसका भी जो है झारखंड प्लस बिहार नाम जगह वाइज आप लोग दे सकते हैं कि छपरा से, ठीक, मुंगेर से, संथाल परगना से कौन कौन से लीडर थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नाम दे के एक चार्ट बना सकते हैं जो कि आपके नंबर फेच कर सकता है। अच्छा, ठीक, इतना तक ना हम पहुंच गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पार्ट के जो है नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों का जो होने वाला है अब कि डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हम लोग अब स्टेट्स पोर्शन पे आते हैं। स्टेट द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टेबल हाईएस्ट। देखिए ये आप लोग का जो है टारगेट रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है आप बनाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, उसका हम लोग भी एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ आपके द्वारा क्या क्या मिस्टेक्स किया गया है, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। हाँ, यदि नहीं बनता है तो हम लोग इसको बना के अपने टेलीग्राम यूट्यूब के जो चैनल है वहाँ पे डाल देंगे, आप समझ के बना लीजिएगा। और रोज़ क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए डेली आप लोग को एक क्वेश्चन बनाना है, डेली 1 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम लोग जो 100 डे का अपना प्लान है उसमें हम स्टैट्स के लिए कोई समय नहीं दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको स्टैट्स 1 डेली क्वेश्चन विथआउट, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे GS1 सेक्शन 1 अभी अभी हम लोग का चल रहा है, तो इसके साथ साथ बोर हो सकते होंगे सुबह से लेकर शाम तक ले, तो उसमें हम लोग 1 स्टैट क्वेश्चन डेली जो है डिस्कस करना है। अब प्लस 1 करेंट अफेयर्स जो है कि हम लोग पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में देखिए ये सारे करेंट अफेयर्स जो है आप लोग करेंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। और क्या होगा कि एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रहेगा, और जब फाइनल हम लोग करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक करेंगे तो उस समय भी इसको डिस्कस कर लेंगे, उस समय भी इसका जो है डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ताकि आप लोग को 2 बार जो है, कम से कम 2 बार हम मेरे तरफ से रिवीजन करा दिया जाए एक तरह से, ठीक। और रिवीजन का एक अलग क्लास है, उसमें 3 बार मेरे तरफ से, और उसके अलावा आप अपना 1 बार 2 बार जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए प्री में क्या होता है, फैक्ट्स का आपका चेक होता है, मेंस में आपके क्वालिटी का चेक होता है कि कैसे आप याद रखिएगा, लिखिएगा। वहाँ प्री तो फैक्ट्स होता है, क्यों? क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, हाँ आपको याद करना है, हाँ हाँ यही वाला सही है। लेकिन मेंस में क्या है कि आपको लिखना है, और वो भी 3 घंटा। आप पहले से यदि याद करके नहीं जाइएगा तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है कंप्लीट करके वहाँ से आ पाइएगा। तो इसको स्टैट्स बना लीजिएगा, ग्रुप में हम लोग को सेंड कर दीजिएगा ताकि हम लोग एनालाइज उसको कर लें, ठीक। अब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का डे 7 का प्लान है, कल का जो प्लान रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है रहेगा। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ जो वेस्टर्न एजुकेशन है एंड टेक्निकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? BPSC में जो आपको हम मुझे जो लगता है कि शायद ही किसी मतलब वर्ष जो है, ठीक है, ये जो है आपको फेल हुआ होगा, शायद ही, ठीक।
मतलब कि किसी वर्ष क्वेश्चन ये पूछा नहीं हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर पढ़िए। ठीक, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है हम लोग दे रहे हैं कल के लिए आपको, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार एंड गिव ए क्रिटिक अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है, देखिए टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो ऑल फील्ड से रिलेटेड होगा, सभी से। ठीक है, और ये पार्टिकुलर हो जाएगा आपको टेक्निकल। ठीक, तो अब ब्रिटिश में तकनीकी शिक्षा के बारे में केवल लिखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक है। देखिए इन सब पे क्वेश्चन जो है आपको लगता है कि कैसे लिखे कैसे नहीं लिखे, तो आप एक बार जो है मेरा बीपीएससी का जो है बीपीएससी का ओरिजिनल आंसर जो है, मैंने जो इस पे लिखा हुआ था ओरिजिनल आंसर, वो आपको पैटर्न में मिल जाएगा, जो कि मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मुझे मार्क्स दिए गए हैं, कैसे कैसे मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द रोल प्लेड इन बाय द वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन इकोनॉमी ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ। थोड़ा सा हम लोग इसको एडवांस करके इकोनॉमी ऑफ बिहार कर दिए हैं कि कैसे, मतलब कि वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन जो है इकोनॉमी ऑफ बिहार में आपको हेल्प करेगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है लिखिए, हम लोग को टेलीग्राम चैनल जो है हम लोग का उसमें भेजिए, वहाँ पे हम लोग एनालाइज करके यहाँ पे पुटअप करेंगे वहाँ से क्वेश्चन और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, गिव ए क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को डिस्कशन था। तो यहाँ अब जैसे कि हम लोग अपने वहाँ अब सारा का सारा लगभग आप लोग को डिस्कस डे 6 क्वेश्चन डिस्कशन प्लान कर चुके हैं हम लोग। ठीक, डे 6 का क्वेश्चन एनालिसिस भी कर लिए हैं, डे 7 का क्वेश्चन टारगेट आप लोग को दे दिए, स्टैटिक्स क्वेश्चन टारगेट भी आप लोग को दे दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है गुड नाइट, कल का जो है टारगेट पूरा करके हम लोग को ग्रुप में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको लागू करने की बात की जा रही है। समान नागरिक संहिता, ठीक, समान नागरिक संहिता। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका जो है डिफिनीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड क्या है, आर्गूमेंट्स इन फेवर, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, इंटरनेशनल कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, द वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो हम सारे इतने एस्पेक्ट को कवर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। और आज से हम लोग चालू किए हैं एक माइंड मैप के थ्रू, ताकि आपके जो दिमाग में है वो बैठते जाए कि कैसे हम लोग इन फेवर, आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट में, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ताकि आप लोग मेंस में जो है एक अच्छा आंसर जो है आप लोग लिख के आए और एक अच्छा नंबर जो है आप लोग लाए। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, देखिए डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखेंगे, द यूसीसी इज ए लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या है, ध्यान दीजिए, लीगल वर्ड ध्यान दीजिए यहाँ पे कि लीगल फ्रेमवर्क है that governs personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession for all Indian citizens regardless of their religion। तो देखिए ध्यान दीजिए वर्डिंग पे, बहुत अच्छा ये जो है डिफिनीशन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नंबर अच्छे। ये सारे एस्पेक्ट को लगभग ये डिफाइन कर देता है कि हम लोग जो अगला सब टॉपिक बात करेंगे किस किस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो यूसीसी इज ए लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल मतलब कानूनी, ठीक है, कानूनी फ्रेमवर्क है। दैट गवर्न्स पर्सनल मैटर्स, जो आप देखिएगा यहाँ पे वो पर्सनल मैटर्स को गवर्न करता है, व्यक्तिगत, आपके हमारे जो है व्यक्तिगत मैटर को। ठीक है,
अब आते हैं उसके बाद से सच एज क्या क्या मैटर करता है, तो हम लोग बात करेंगे मैरिज की, बात करेंगे डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। तो देखिए समान नागरिक संहिता जो है सभी लोगों के लिए एक जो है, सभी लोगों के लिए, सभी भारतीय नागरिक के लिए एक कानून के लिए एक कानून, ठीक। अब जैसे है कि ये जो है वो मेनली क्या है, व्यक्तिगत, ठीक, ये मेनली जो है आपको मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ठीक, ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्या क्या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगभग किस किस एस्पेक्ट्स को, मेनली किस किस एस्पेक्ट को जो है वो कंसर्न करता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इन यूसीसी, ओवरव्यू ऑफ यूसीसी में देखते हैं इंश्राइंड इन आर्टिकल 44। यूसीसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इसको देखा जा सकता है, तो आर्टिकल 44 जो है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका जिक्र है। इंश्राइंड इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्फेसाइज दैट द स्टेट्स ड्यूटी, किसका, स्टेट्स ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट यूसीसी टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, ठीक। देखिए क्या बात करने के लिए बोल रहा है, ये दो चीज़ों पे फोकस मेनली क्या है, तो एक जो है नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक, और दूसरा क्या है आपको इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। अब जैसे कि मान लेते हैं हम थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं कि नेशनल इंटीग्रेशन तो समझ रहे हैं कि पूरे भारत के लोग एक साथ जुड़ के आए, वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें। इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, देखिए मेनली ये बात करता है, और रिलीजन के बारे में ये देखेंगे कि यहाँ पे रिलीजन के भी बारे में बात, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक। तो सभी धर्म के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैरिज है देखते होंगे सभी जगहों पे, लगभग हिंदू धर्म में अलग तरीके से मैरिज होते हैं, मुस्लिम में अलग होते हैं, ईसाई में अलग, ठीक। तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं मैरिज के वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक। तो मैरिज हो गया, उसी तरह से डाइवोर्स के भी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। एडॉप्शन, यदि कोई आप लोग बच्चा लेते हैं गोद, तो उसके अलग होते हैं। इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार जो आप लोग लेते, उत्तराधिकार जो होता है उसमें भी अलग है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में 60:40 का है, हिंदी में हिंदू कम्युनिटी में 50:50 रेशियो का है कि सन एंड डॉटर जो है 50-50 में डिवाइड होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी में जो है 60:40 जो है डिवाइड होता है शेयर, ठीक। तो ये सारी बातें चर्चा कर, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं हिस्टोरिकल डिबेट्स। देखिए हम लोग अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में देख लिए ओवरव्यू ऑफ यूसीसी, अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड में जो है हिस्टोरिकल डिबेट्स क्या क्या है, तो देखिए हिस्टोरिकल डिबेट्स जैसे लीडर्स लाइक, देखिए सबसे पहला जो है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग देयर वर सिग्निफिकेंट डिस्कशंस अबाउट बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम विद द नीड ऑफ फॉर यूनिफॉर्म लॉस। जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस होता था इस पे कि बैलेंसिंग रिलीजियन फ्रीडम, ठीक है, जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको कैसे बैलेंस किया जाए विद द नीड फॉर देयर यूनिफॉर्म लॉज, और समान लॉज भी सबके लिए हो, उसको भी ध्यान में रखा जाए कि रिलीजियस फ्रीडम को भी ध्यान में रखा जाए और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज भी रखा जाए, ठीक। तो लीडर्स लाइक B.R. अम्बेडकर सपोर्टेड यूसीसी फॉर नेशनल यूनिटी, ठीक है, बट प्लेस्ड इट अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू रेस्पेक्ट रिलीजियस सेंसिटिव, ठीक। देखिए फंडामेंटल राइट एंड DPSP, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है कि उसको जो है कोर्ट जो है अधिकार देता है, और नॉन जस्टिसिएबल होता है जो आपका DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, नॉन फंडामेंटल ये आपको DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है। आप इसको कानून से सहारा नहीं ले सकते हैं इसको लागू करने के लिए,
ठीक है। स्टेट जो है ये इंडिपेंडेंट है इसको लागू करने के लिए, ठीक है, ये फोर्सिबल नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि देखिए की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक। तो की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या क्या हुआ था अभी तक ले, इसके बारे में क्यों, मतलब कि ये देखिए शाहबानो केस के नाम में आप शाहबानो केस का आप लोग नाम सुने होंगे, सरला मुदगल का नाम, सायरा बानो का जो हाल ही में 2017 में हुआ था, उसके अलावा भी और भी है जैसे जॉन वॉलमकन, लिली थॉमस, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये मेनली जो है इसलिए रखा हुआ है आपको, तो देखिए ये क्रिश्चियन पर्सनल लॉ से एंड सक्सेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाहबानो केस के बारे में हम लोग देखेंगे। दिस लैंडमार्क केस अपहल्ड ए मुस्लिम वुमेन्स राइट, किसका, मुस्लिम महिलाओं का जो अधिकार होता है उसके बारे में बात करता है। एलिमनी लिंकिंग द यूसीसी टू जेंडर जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट सारला मुदगल केस में बात किया जाता है जो कि 1995 में हुआ था। एडवोकेटेड फॉर ए यूसीसी टू एड्रेस इन कंसिस्टेंसीज इन पर्सनल लॉज पार्टिकुलरली कंसर्निंग पोलीगामी, ठीक है। पोलीगामी मोनोगामी तो आप लोग लगभग जानते होंगे, ठीक, ये देख लीजिएगा नेट पे। सायरा बानो केस 2017, द केस एड्रेसेस द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक, रीइग्नाइटिंग डिबेट्स ऑन यूसीसी एंड एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये सायरा बानो जो केस है 2017 में इसका जजमेंट आया था और काफ़ी ये चर्चा में रहा था। द केस एड्रेस द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक, तलाक के बिद्दत, रीइग्नाइटिंग डिबेट ऑन द यूसीसी एंड एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर जेंडर इक्वालिटी। जो महिलाओं के साथ अन्याय होता है, इक्वालिटी नहीं हो पाती है, उसकी बात जो है मेनली यहाँ से उठाई गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी, ठीक। उसमें क्या है, तो देखिए उसमें 4 टॉपिक है हमारा, इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस, ठीक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, नेशनल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि ऊपर में भी हम लोग देख सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 2 वहाँ पे एस्पेक्ट पढ़े थे, जैसे इक्वल एंड जेंडर जस्टिस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, ये क्या है थोड़ा सा देखेंगे, और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म देखेंगे। तो देखिए इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस तो हम लोग लगभग जान गए हैं कि यूसीसी एम्स टू इंश्योर equal rights for all citizens aligning with Article 14 of the Constitution which guarantees equality before the law। उसके बाद से देखते इट एड्रेसेस जेंडर इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन द पर्सनल लॉज, ठीक, सच एज अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स प्रैक्टिसेस लाइक ट्रिपल तलाक, ठीक। इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस के बारे में देख लिए। अब सिंप्लीकेशन ऑफ लीगल सिस्टम है। अब देखिए इसको हम लोग इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि ए सिंगल कोड वुड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एराइजिंग फ्रॉम द मल्टीपल पर्सनल लॉज देयर बाई स्ट्रीमलाइनिंग जुडिशियल प्रोसेस एंड मेकिंग द लीगल सिस्टम मोर एफिशिएंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि मान लेते हैं कोई हिंदू मेन जो है कोई क्राइम कमिट करता है, ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर में जैसे बताया मैरिज डाइवोर्स इस तरह से, और उसी तरह से कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है मेन वो अलग क्राइम करता है, सेम क्राइम करता है। अब क्या होता है कि अलग अलग लोगों के लिए जो नियम हैं, ठीक है, दंड के वो अलग अलग हैं, ठीक। तो जो जज साहब होंगे उनको भी दिक्कत होती होगी, उनको धर्म जानना होता होगा कि हाँ क्या है इनका क्या नहीं है, उसके अनुरूप जो है वो उसको सजा देंगे, ठीक। तो ये बात होती है आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम कि हाँ यदि एक ही तरह का जो है सभी के लिए जो समान रूप से है, ठीक, समान रूप से यदि रहता है, एक तरीके का लॉज रहता है और बराबर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लीगल सिस्टम जो है मोर एफिशिएंट। अब नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक। The UCC promotes a unified Indian identity, emphasizing citizenship over religious division, which can foster a sense of belonging among diverse communities, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी aligns personal laws with contemporary values, potentially addressing progressive issues such as LGBTQ
राइट्स इन मैरिज एंड एडॉप्शन। ठीक, LGBTQ क्या है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर। ठीक है, तो इन लोगों के भी राइट्स जो होते हैं, मैरिज, एडॉप्शन, इनका भी जो राइट्स है वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए, और वो भी इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके एस्पेक्ट के अंदर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। ठीक, तो देखिए, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द यूसीसी में इरोड इंडियाज रिच कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, जो है क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि आर्ग्यू दैट यूसीसी में इरोड इंडियाज रिच कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, थ्रेटनिंग यूनिक प्रैक्टिसेस लाइक मैटरनिटी इनहेरिटेंस सिस्टम ऑफ द खासी ट्राइब। अब सिंपल सा देखिए, हम बात करेंगे आप लोग कि यूसीसी जो हो सकता है कि देखिए, भारत जो है एक सब पूरे संसार में ये क्यों फेमस है, तो अपने डाइवर्सिटी के कारण फेमस है। कि आप नॉर्थ से लेके चले जाएंगे, श्रीनगर से लेके आप कन्याकुमारी तक लेके चले जाएंगे, तो लगभग 100 किलोमीटर पे आपको अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस जो है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक, मिलेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस या अन्य प्रैक्टिसेस जो है वो बदलते जाएंगे। ठीक, भारत एक डाइवर्स कंट्री है, तो ये अपना डाइवर्सिटी जो है खोने की संभावना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, देर आर कंसर्न अबाउट द यूसीसी कुड इन्फ्रिंज अपॉन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, उसको वायलेट करता है। क्या है, तो रिलीजियस फ्रीडम को कैसे वायलेट करता है, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पे कि आर्टिकल 14 यूसीसी जो है इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस ला रहा है, तो उसी तरह से एक चैलेंजेज भी लेके आ रहा है। क्या, तो आर्टिकल 25 का वायलेशन की भी संभावना है कि रिलीजियस फ्रीडम है, हो सकता है वो उसका डिवैल्यूएट हो जाए। अब उसके बाद से आते हैं माइनॉरिटी राइट्स के बारे में आते हैं। ठीक, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में आते हैं। फियर्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग मेजोरिटेरियन बायस, जो मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है लॉ बन सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। दैट कुड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये भी आपको जो है डर की संभावना है। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस की बात करेंगे हम लोग। इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्रिएट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूसीसी एज पर्सनल लॉ फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। देखिए, 3 लिस्ट है, कंकरेंट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जो यूसीसी है वो आपको पड़ता है कंकरेंट लिस्ट में, इसमें पड़ता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्रिएट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, क्या बोल रहा है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूसीसी एज पर्सनल लॉ फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट अलाउइंग बोथ स्टेट्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन। जैसा कि हम जस्ट अभी आपके सामने डिस्कस किए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग रिलीजियस और अदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट है सभी का। ठीक, जो कि एक अपने में महानता प्रकट करती है, लेकिन उसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। एक ऐसा लाया जाए कि दोनों जगह लागू हो, तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो है ये बना रहा है अपने आप में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का, कि ग्लोबल एग्जांपल्स क्या है। तो ग्लोबल एग्जांपल्स में आप देखेंगे कंट्रीज लाइक टर्की हैव इम्प्लीमेंटेड यूनिफाइड सिविल कोड प्रोवाइडिंग ए प्रेसिडेंट फॉर पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए यूसीसी इन इंडिया। ठीक है, जो टर्की जो कंट्री है वो ऑलरेडी जो है यूसीसी लागू कर दी है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ठीक, विश्व स्तर पे जो मानव अधिकार है स्टैंडर्ड्स एडवोकेट फॉर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता की बात कर रहा है और किसी को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना है, सपोर्टिंग द केस फॉर ए यूसीसी, अच्छी बात है। ठीक,
अब जो है द वे फॉरवर्ड में क्या है हम लोगों का, इंक्लूसिव डायलॉग, ठीक, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लर्निंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग मॉडल, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा अब जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। द वे फॉरवर्ड में क्या क्या इशू है। इंक्लूसिव डायलॉग में जो है आप देखेंगे यहाँ पे, इंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, लीगल एक्सपर्ट, रिलीजियस लीडर जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि हिंदू धर्म में मठ आपको धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, पुजारी होते हैं, ठीक, महंत होते हैं। उसी तरह से मुस्लिम में मौलवी होते हैं, अपना सिख में भी गुरुज होते हैं। तो इस तरह के जो रिलीजियस लीडर्स है उनकी भी एक बैठक बुलानी चाहिए, उनसे भी जो है सलाह मशवरा करनी चाहिए। सिविल सोसाइटी, बहुत सारे सिविल सोसाइटी जो है देश से के अच्छे अच्छे सिविल सोसाइटी जो है उनको भी पूछा जा सकता है। लीगल एक्सपर्ट, जो कानूनी जो है कानून अच्छा जानते हैं, उनको इज इसेंशियल टू बिल्ड कंसेंसस अराउंड द यूसीसी। ये सारे लोगों को बैठा के जो है एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंचना जरूरी है, ताकि इतने वास्ट कंट्री, इतने डाइवर्स कंट्री में जो है आपको यूसीसी कैसे अप्लाई होगा, इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद से नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, एक ग्रेजुअल अप्रोच कुड बी एडॉप्टेड स्टार्टिंग विथ लेस कंटेंशियस इशूज सच एज यूनिफॉर्म मैरिज, एज एंड इनहेरिटेंस राइट। तो देखिए फेज्ड मैनर, आप जैसा कि ये देख रहे हैं सब टॉपिक क्या दे रहा है कि फेज्ड मैनर, सबसे पहले आप लोग क्या सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैरिज एज होना चाहिए, ठीक। देखिए यूनिफॉर्म मैरिज एज की क्यों बात कर रहा है, जैसे कि अभी हिंदू कम्युनिटीज में जैसे है 18 साल और 21 साल का है, उसी तरह से मुस्लिम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, सिख में अलग हो जाता है, ईसाई में जो है अलग हो जाता है। तो इस तरह से एक पहले सबसे पहले जो है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करना चाहिए। तो उस तरह से फेज्ड मैनर में यूनिफॉर्म मैरिज एज अप्लाई कर सकते हैं अभी, और इनहेरिटेंस राइट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कि कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कैसे रहेगा। इट इज क्रूशल टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, ठीक, while ensuring that fundamental rights are upheld in the implementation of UCC। देखिए पर्सनल और फंडामेंटल राइट लगभग दोनों जो हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके जो है और पर्सनल राइट्स हैं, ये मिलते जुलते हैं, ठीक। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को कि किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट भी नहीं हो और यूसीसी भी सब पे अप्लाई हो। तो इस तरह से जो राइट्स का है एक कॉम्बिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी होना चाहिए। अब उसके बाद से आते हैं हम लोग लर्निंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग मॉडल, जहाँ पे है उसको हम ले सकते हैं, जैसे एनालाइजिंग गोवा सिविल कोड, गोवा में जो सिविल कोड अप्लाई हुआ है वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा उत्तराखंड यूसीसी इनहेरिट, यहाँ पे दोनों जगह से हम लोग अच्छा खासा जो है फीडबैक जो है ले सकते हैं, और फिर उस फीडबैक के आधार पे अपना एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुँचते हुए हम जो है इसको लागू करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है चैलेंजेज एंड रिकमेंडेशन। चैलेंजेज क्या है और रिकमेंडेशन क्या है। तो देखिए चैलेंजेज में हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप, ये ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं, जैसे महंत, मौलवी, गुरुजी, ये सारे लोग जो भी है रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप, हो सकता है कि ये लोग अलाउ नहीं करें। पोजेज ए सिग्निफिकेंट हर्डल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी, सही बात है। तो इसको हम लोग एड्रेस करने की ज़रूरत है उस बात को कि हाँ ये कैसे एक म्यूचुअल कंसेंसस पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। देखिए तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है कि पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, और पुरानी जो मतलब किसी कोड चल रही है, जैसे अभी इंडियन पीनल कोड, ठीक, अभी उसको बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो उसी तरह से जो है एक यूसीसी लाया जाए पूरे भारत में, तो उसका भी कुछ कॉस्ट होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट होगा, ठीक। उसके बाद से रिकमेंडेशंस क्या है, ए ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेजुअल अप्रोच, अच्छा बात है, जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर रहे हैं हम लोग कि ये फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ए ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेजुअल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इनकॉर्पोरेटिंग रोबस्ट सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स शुड ड्रॉ ऑन सक्सेस। एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स जो है शुड ड्रॉ ऑन सक्सेसफुल स्टेट लेवल इनिशिएटिव टू इन्फॉर्म द यूसीसी डेवलपमेंट। ठीक है, कि कहीं से जो है एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। ठीक, यूसीसी इज ए व्यूड एज ए मैकेनिज्म टू प्रमोट इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, national integration in India. However, its implementation must carefully balance this objective with the preservation of India's cultural diversity and feedback structure, as an inclusive and phased approach could facilitate the establishment of just and ununified legal framework. बहुत अच्छा से आपको कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। जितना हम लोग बात किए उस सारा को एक निचोड़ करके लिखा हुआ है कि हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन का जो है, जेंडर जस्टिस का, नेशनल इंटीग्रेशन का व्यूड ए मैकेनिज्म टू प्रमोट इक्वालिटी, प्रमोट किया जा रहा है क्या क्या चीज़ का, इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस का, नेशनल इंटीग्रेशन का। हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट केयरफुली बैलेंस, बैलेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, दीज ऑब्जेक्टिव्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फेडरल कल्चरल। इंडिया जो है अभी जस्ट कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की भी बात है, एंड इंक्लूसिव एंड फेज्ड अप्रोच की भी बात कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्ट, ठीक है, न्यायिक और यूनिफाइड जो लीगल फ्रेमवर्क है उसकी भी बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग के द्वारा कोशिश किया गया है कि इसको आपके सामने लाए, अच्छे से इसको डिस्कस करें, और जो भी है एक बार हम फिर से आपको जो है टॉपिक्स वाइज रिवाइज कर देते हैं। जैसे सबसे पहला आपको आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या लिखिएगा, तो डिफिनीसन लिखिएगा। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड लिखिएगा कि कैसे कैसे सायरा बानो, शाह बानो, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में लिख दीजिएगा, डीपीएसपी के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद से आर्गूमेंट्स इन फेवर्स में लिख दीजिएगा। आर्गूमेंट्स इन फेवर में क्या है, इक्वल एंड जेंडर जस्टिस है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात है। और इसी को आप लोग इसके अगेंस्ट में आप लोग 4 पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक, तो आपका अगेंस्ट आर्गूमेंट इन फेवर हो जाएगा। ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे दीजिएगा, द वे फॉरवर्ड दे दीजिएगा कि इंक्लूसिव डायलॉग जो है, इंक्लूसिव डायलॉग हो जाएगा, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लर्निंग एंड एग्जिस्टिंग मॉडल, और उसके बाद से चैलेंजेज क्या है हमारे सामने, और रिकमेंडेशन क्या है, उसके बाद से कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इसके जो भी हैं ये आपको माइंड मैप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आराम से इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।